मूवी के शुरू में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम गाना नाम के एक लड़के को देखते हैं। दरअसल गाना की मां के प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके मामा उसे हॉस्पिटल में लेकर के आए थे। फिर थोड़ी ही देर बाद गाना की मां एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम प्रिया रखा जाता है। गाना भी अपनी बहन को देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद कहानी कई सालों बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर हम समंदर के किनारे कुछ मछुआरों को देखते हैं जो मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी इनके पास कार में एक बूढ़ा आदमी आता है और एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इस लड़की को किडनैप करना है जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब ये चारों मछुआरे उसकी बात मान लेते हैं और अगले दिन से उस लड़की पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन वो लड़की जब अकेली रास्ते से गुजर रही थी तभी ये मौका देख करके उसे बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिया के घर को देखते हैं जहाँ पर उसके एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा था। तभी हम गाना को एयरपोर्ट से बाहर निकलता हुआ देखते हैं जो विदेश घूम कर के इंडिया आया था। वो अब बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। अपने दोस्त के साथ घर पहुंचने के बाद वो सभी से मुलाकात करता है। इसी बीच प्रिया अपने भाई से नाराज हो जाती है क्योंकि गाना उसकी एंगेजमेंट पर लेट पहुंचा था। अब एंगेजमेंट का प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रिया अपने भाई गाना से गिफ्ट मांगती है। तब गाना उसे एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी वॉच देता है जिसे पाकर के प्रिया बहुत ही खुश हो गई थी। इसके बाद गाना की मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त नेहा से होती है। ये दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार किया करते थे और हो सकता है इन दोनों की जल्दी ही शादी भी हो जाए। फिर एक रात गाना जब अपने रूम में सोया हुआ था तभी अचानक से उसका कुत्ता अजीब तरह से भौंकने लगता है। गाना उसके पास जाकर के उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर प्रिया के रूम की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि प्रिया अपने आप को फांसी लगा कर के मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गाना को देख कर के प्रिया ऐसा करने से रुक जाती है। जब गाना उसे ऐसा करने की वजह पूछता है तो प्रिया रोते हुए कहती है कि भैया मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर के गाना सुन्न हो जाता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। साथ ही प्रिया उसे ये भी कहती है कि भैया मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई मुझे तो ये भी पता नहीं है। ये सुनकर के तो गाना और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की बगैर किसी आदमी के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। इसके बाद गाना अपनी बहन के मंगेतर रवि को भी सारी सच्चाई बता देता है जिससे वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद गाना इस मैटर को यहीं पर खत्म कर देने के लिए सुबह होते ही प्रिया को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका एबॉर्शन करवा देता है ताकि उनकी बदनामी ना हो। इस हादसे के बाद प्रिया बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। वहीं गाना उससे कहता है कि अब इन सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचो। प्रिया अपने भाई की बात को मान लेती है और कुछ ही दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद प्रिया अपने भाई और परिवार वालों को अलविदा कहती है। इधर गाना के दिमाग में एक ही सवाल घूमे जा रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने उसकी बहन को प्रेग्नेंट किया। पूछताछ में गाना को पता चलता है कि कॉलेज में एक लड़का प्रिया को परेशान किया करता था। फिर अगले ही दिन गाना उस लड़के के घर पहुंच जाता है और उसकी बुरी तरह से धुलाई कर देता है। वो उसे प्रिया का फोटो दिखा कर के उसके बारे में पूछता है तब वो लड़का कहता है कि मैं तो सिर्फ प्रिया को लाइक किया करता था लेकिन जब मैंने देखा कि वो मुझे घास नहीं डाल रही तो मैंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इसके बाद गाना प्रिया की एक सहेली से मिलता है। वो गाना को बताती है कि कॉलेज का एक सीनियर भी प्रिया को परेशान किया करता था। ये सुनकर के गाना उसका पता लगा कर के एक बार में पहुंच जाता है और फिर धोबी घाट के कपड़ों की तरह उसे धोना शुरू कर देता है। लेकिन ये लड़का भी बेकसूर था, ये कुछ नहीं बता पाता। अब इसी तरह से गाना हर एक उस लड़के की धुलाई करता है जिसने कहीं न कहीं प्रिया का पीछा किया हो और उसे परेशान किया हो। दरअसल गाना अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो कैसे भी करके पता लगाना चाहता था कि आखिर वो कौन है जिसने उसकी बहन की इज्जत पर हाथ डाला। काफी कोशिशें करने के बाद भी जब उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगता तब वो गुस्से में आकर के अपने हाथ को आईने पर मार देता है जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जब उसकी माँ इस चीज को देखती है तो वो फौरन गाना को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। तभी नेहा का कॉल आता है और गाना उससे बात करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था। इतने में ही धड़ाम से एक लड़की उसके सामने एक कार पर आकर के गिरती है जिससे वहीं पर उस लड़की की जिंदगी का बल्ब फ्यूज हो गया था। ये देख कर के तो गाना जैसे शॉक्ड हो गया हो। फिर वो उसके हाथ में रखी हुई एक चिट्ठी को उठाता है और पढ़ने लगता है जिसमें उस लड़की ने लिखा था कि डैड ना तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मैंने किसी के साथ नाजायज रिश्ता रखा लेकिन फिर भी पता नहीं मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। मैं अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी इसलिए मैं चंद्रयान में बैठ कर के दूसरी दुनिया में जा रही हूँ। इस लेटर को पढ़ने के बाद
गाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचने लगता है कि उसकी बहन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अब गाना इस हादसे में हुई अपनी कार के नुकसान के इंश्योरेंस के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। जब वो इस बारे में पुलिस से बात कर रहा था तभी वो एक मॉम डैड को देखता है जो अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था। ये देखकर के गाना का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आपको इनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर के वो पुलिस ऑफिसर गाना को एक फाइल दिखाता है जिसमें बहुत सारी मिसिंग लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। वो उसे कहता है कि यहाँ पर तो रोजाना ही लड़कियां गायब होती रहती है। जब वो पुलिस ऑफिसर उठ कर के कहीं जाता है तब गाना मौका देख कर के उन सभी लड़कियों की डिटेल्स का फोटो अपने मोबाइल में ले लेता है। फिर गाना जब यहाँ से जाने लगता है तो रास्ते में उसे वही पेरेंट्स मिलते हैं जो पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे। दरअसल उन्हें पता चल चुका था कि उनकी बेटी ओमिनी हॉस्पिटल में एडमिट है। गाना उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था, इसलिए चक्कर आने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। गाना ने भी डॉक्टर की इन बातों को सुन लिया था। तब वो इसी केस से रिलेटेड एक लड़की को फोन लगा कर के पूछता है। वो लड़की गाना को बताती है कि मुझे भी डॉक्टर ने हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम के बारे में बताया था। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को प्रेरणा हॉस्पिटल में देखा। इसके बाद गाना कीर्ति के पेरेंट्स से मिलता है जो ऊपर से गिर कर के मर गई थी। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि कीर्ति को भी कुछ दिन पहले ओमेनी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ये सुनकर के गाना को समझ में आ गया था कि जितनी भी लड़कियां किडनैप हुई है उनका ओमेनी हॉस्पिटल से कुछ न कुछ कनेक्शन है। अब रात को अपनी माँ के साथ खाना खाते वक्त गाना को याद आता है कि कुछ दिन पहले प्रिया को भी बेहोशी के कारण एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब इसके बारे में पूरा पता लगाने के लिए उन सभी लड़कियों से कांटेक्ट करता है जिनके साथ बेहोशी का हादसा हुआ था। इसके बाद उसे पता चलता है कि बेहोश होने वाली लड़कियों को शहर के अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। यह सुनकर के गाना इस केस को और भी ज्यादा सीरियसली ले लेता है और इसकी गहराई तक जाने की पूरी कोशिश में लग जाता है। इसके बाद हम नेहा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड श्रुति के साथ एक मॉल में घूमने के लिए जाती है जहाँ पर एक आदमी टेडी बियर के गेटअप में आता है और इन्हें गुलाब का फूल देता है। अचानक से उसका कांटा श्रुति के हाथ में लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हम उन चारों गुंडों को देखते हैं जिनमें से दो ने टेडी बियर का भेष बना रखा था और दो गुंडों ने हॉस्पिटल के वार्ड बॉय की ड्रेस पहन रखी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये चारों गुंडे मिलकर ही लड़कियों को किडनैप करते हैं और उन्हें बेहोश करके हॉस्पिटल ले जाते हैं और पता नहीं वहाँ पर इनके साथ क्या करते हैं। अब नेहा श्रुति के बेहोश होने की खबर गाना को बताती है और गाना भी फौरन हॉस्पिटल में पहुंचकर श्रुति से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन श्रुति को एम्बुलेंस के जरिए से कहीं और भेज दिया गया था। अब श्रुति की लोकेशन का पता लगाने के लिए गाना कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर के एम्बुलेंस का पीछा करने लगता है। नेहा उसे एम्बुलेंस की लाइव लोकेशन के बारे में बताती है। वो एक एक करके सभी एम्बुलेंस को चेक करता है, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि इस वक्त शहर में बहुत सारी एम्बुलेंस घूम रही थी। लेकिन आखिरकार गाना उस एम्बुलेंस को ढूंढ लेता है जिसमें वो चारों गुंडे श्रुति को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे थे। अब यहाँ पर गाना इन गुंडों की कुत्तों की तरह धुलाई करना शुरू कर देता है और एक गुंडे को अपनी बहन का फोटो दिखा करके उसके बारे में पूछता है। तब वो गुंडा कहता है कि हम तो यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और एक आदमी है जो हमसे ये काम करवा रहा है। अब गाना उनसे और पूछताछ करता इससे पहले ही ये चारों गुंडे भीड़ का फायदा उठा करके यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम एक खतरनाक गुंडे को देखते हैं जिसका नाम है डॉक्टर मनोज कुमार। दरअसल ये डॉक्टर मनोज कुमार एक पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट है। यहाँ का एक वार्ड बॉय उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें एक लड़की का पोस्टमार्टम करना होगा, लेकिन ये डॉक्टर मनोज उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो वार्ड बॉय कहता है कि ये पोस्टमार्टम एक जज की बेटी का है। इतना सुनते ही वो रुक गया था। इसके बाद वो उसका पोस्टमार्टम करने से पहले उसके साथ गलत काम करना चाहता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर असल में एक साइकोपैथ है जिसके अंदर हवस की आग कूट कूट करके भर चुकी थी। इसके पास जो भी लड़की पोस्टमार्टम के लिए लाई जाती थी ये अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए उनके साथ गलत काम करता था। अब वो अपने इस गंदे काम को अंजाम देने के बाद ये बात अपने बाप को बताता है, लेकिन उसका बाप भी उसे कुछ नहीं कहता। तभी मनोज के पास उसके दादाजी का कॉल आता है जो उसे घर आने के लिए कहते हैं। दरअसल वो उसके साथ एक साजिश को अंजाम देना चाहते थे। अब मनोज का दादा उन चारों गुंडों को लेकर के मनोज के घर पहुंचता है जहां पर उनके लिए एक शानदार डिनर का इंतजाम किया गया था। ये चारों गुंडे जब मनोज के साथ बैठ कर के खाना खा रहे थे तभी मनोज को डाउट होता है कि इनके बारे में सबको पता लग चुका है और ये
मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए मनोज खाना खाते वक्त ही उन्हें एक एक करके दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देता है ताकि कोई भी उस तक ना पहुंच सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मनोज इन चारों गुंडों के जरिए से लड़कियों को किडनैप करवाता था और बेहोशी में उनके साथ गलत काम करने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ देता था। उधर गाना उन चारों गुंडों का पता लगा करके उनके घर पहुंच जाता है। उसे एक गुंडे के घर पर वो घड़ी मिलती है जो उसने अपनी बहन प्रिया को गिफ्ट दी थी। तभी उसे याद आता है कि आज तो रक्षाबंधन है, इसलिए वो फौरन अपने घर की तरफ निकल जाता है जहाँ वो प्रिया को वही घड़ी गिफ्ट देता है जो उससे गुम हो गई थी। इसी बीच नेहा भी गाना से नाराज हो चुकी थी क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था। तब गाना उसे वो सारी चीजें बता देता है जो अब तक हो रही थी। ये सुनकर के तो नेहा भी बुरी तरह से घबरा गई थी। फिर अगले दिन हम इस स्टेट के मिनिस्टर की बेटी सौम्या को देखते हैं। उसके पास एक आदमी परफ्यूम लेकर के आता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। वो उस परफ्यूम को खरीद कर अपनी कार में बैठती है और उसे टेस्ट करती है। फिर अगले दिन न्यूज में हमें पता चलता है कि सौम्या की मौत हो चुकी है और उसकी लाश पुलिस स्टेशन के बाहर पड़ी हुई थी। जब नेहा ये खबर गाना को बताती है तो वो इस चीज का पता लगाने के लिए फौरन सौम्या के घर के बाहर पहुंच जाता है। नेहा भी सौम्या की फ्रेंड बनकर के उसके घर पहुंच गई थी और उसके अकाउंट की डिटेल का पता करके गाना को बताती है, जिससे उसे पता चलता है कि सौम्या ने आखिरी बार एक मॉल में शॉपिंग की थी। अब वो वहां पर जाकर के उसके सीसीटीवी को चेक करता है। उस फुटेज में वो सौम्या को परफ्यूम बेचने वाले लड़के को देख लेता है। जब वो उस लड़के से इस बारे में पूछताछ करता है तो वो बताता है कि एक बूढ़े अंकल ने मुझे ये परफ्यूम उस लड़की को बेचने के लिए कहा था और इसके बदले में उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे। इसके बाद हम डॉक्टर मनोज को उसके बाप किशोर से बात करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर किशोर अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें सौम्या का मर्डर करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं फेंकना चाहिए था। अगर पुलिस को इस बात का पता चल गया तो वो तुम्हारे पिछवाड़े में रसिया का रॉकेट डाल देगी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि सौम्या के बेहोश होने के बाद मनोज ने उसके साथ गलत काम किया था, लेकिन उसी वक्त सौम्या को होश आ गया और उसने मनोज को गलत काम करते हुए देख लिया। अब पकड़े जाने के डर से मनोज ने सौम्या का मर्डर कर दिया। अब वापस से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो डॉक्टर मनोज के घर पर आती है और उसे कहती है कि तुम्हें सौम्या के पोस्टमार्टम के लिए चलना होगा क्योंकि मनोज इस शहर का सबसे बड़ा और फेमस पोस्टमार्टम सर्जन था। फिर अगले दिन मनोज मीडिया के सामने झूठ बोलते हुए कहता है कि सौम्या का मर्डर सिर पर डंडा लगने की वजह से हुआ था और वो पुलिस के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस साइको किलर को पकड़ा जाए। उधर गाना नेहा को बताता है कि किडनैप हुई सभी लड़कियों में एक बात कॉमन है कि उन सभी को सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार बनाया जाता है और उसके बाद उनके साथ गलत काम करके उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। अब गाना और ज्यादा पता लगाने के लिए फिर से उसी मॉल में पहुंचता है जहां पर आखिरी बार सौम्या को देखा गया था। वो जब दोबारा से सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने इस साजिश को अंजाम दिया था। उस बूढ़े आदमी की गाड़ी के नंबर से गाना को पता चल गया था कि ये किसी शिव शक्ति ट्रेवल्स के नाम से रजिस्टर्ड है। जब गाना उस जगह पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात डॉक्टर मनोज से होती है। यहाँ पर वो डॉक्टर मनोज से पूछता है कि पोस्टमार्टम करते वक्त सौम्या की बॉडी से हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम पाए गए थे या नहीं, लेकिन मनोज उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके लिए कॉफी बनाने लगता है। यहाँ पर डॉक्टर मनोज को डाउट हो गया था कि गाना ही वही लड़का है जिसने उन गुंडों को पकड़ने की कोशिश की थी और अब ये मेरी भी माँ बहन ये करना चाहता है। अब यहाँ पर मनोज गाना की कॉफी में जहर मिला देता है ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब गाना उस कॉफी को पीता इससे पहले ही उसके पास नेहा का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि एक आदमी किसी लाश को रास्ते में फेंक करके भाग गया है। ये सुनते ही गाना नेहा से कहता है कि तुम उसका पीछा करो, फिर खुद भी यहाँ से निकल जाता है। अब पकड़े जाने के डर से मनोज के दादा उसे फोन करके बचने के लिए कहते हैं। तब मनोज उसे एक सुनसान पोर्ट एरिया में आने के लिए कहता है। इसी बीच गाना भी उस जगह पर पहुंच गया था। जैसे ही वो उसके दादा को पकड़ने की कोशिश करता है तभी एक बड़ा सा कंटेनर आकर के उस बूढ़े की कार पर गिर जाता है जिससे दबकर के उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दरअसल मनोज ने ही अपने दादा को मरवाया था। यहाँ पर गाना को एक कार्ड मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि जिस गाड़ी में वो बूढ़ा दबकर के मारा गया है वो गाड़ी डॉक्टर मनोज के नाम से रजिस्टर्ड है। अब गाना मनोज के घर में पहुंचता है और उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट में पहुंच गया था जहां पर डॉक्टर मनोज ने खास किस्म के केमिकल में बहुत सारी डेड बॉडीज को कैद करके रखा हुआ था और इन डेड बॉडीज में वो 4 गुंडे भी थे। तभी हम एक कंटेनर में मनोज के बाप किशोर की लाश को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिसे हम मनोज के साथ देख रहे थे वो सिर्फ उसका एक वहम था। तभी मनोज अपने बाप के
के साथ यहाँ पर आ जाता है और उसके साथ अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बचपन में मनोज ने अपने ही घर में काम करने वाली एक लड़की के साथ गलत काम कर दिया था और इस हरकत की वजह से उसके बाप ने उसे डांटा था। अब इस बात से गुस्सा होकर के मनोज ने अपने बाप के साथ उस लड़की और उसकी माँ को मार डाला था। इसके बाद वो अपने दादा के साथ रहने लगा। अब यहाँ पर गाना मनोज पर टूट पड़ता है और धोबी घाट के कपड़ों की तरह धोना शुरू कर देता है। काफी देर धुलाई करने के बाद आखिरकार उसको मौत के घाट उतार देता है। तभी यहाँ पर गाना के पास उसके पिता की कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि कोई तुम्हारी बहन को परेशान कर रहा है। ये सुनकर के गाना चौंक गया था। अब वो भागते भागते अपने घर पहुँचता है और फैमिली से पूछता है कि कौन है जो मेरी बहन को परेशान कर रहा है। तब सभी हंसते हुए कहते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भांजा है जो इस दुनिया में आने वाला है। ये सुनकर के गाना बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी अश्वत्थामा खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।